प्रिय शिक्षार्थियों, मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से आप सभी का अपने वीडियो सेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण हमारी कक्षाएं पुनः वीडियो के मार्फत से, ऑनलाइन मार्फत से संचालित हो रही हैं। तो इस कड़ी में मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल कोर्स 10 के अंतर्गत यूनिट 2 लर्निंग डिसेबिलिटी एंड एजुकेशन एडॉप्टेशन, एजुकेशनल एडॉप्टेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड एजुकेशनल एडॉप्टेशन, अधिगम अयोग्यता या अक्षमताएं और शिक्षा अनुकूलन। शिक्षा मीन्स का क्या अनुकूलन है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसमें कॉग्निटिव, एडुकेशनल, फिजिकल, बिहेवियरल और कम्युनिकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। साथ ही टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, टीचिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, बिहेवियर गाइडेंस मेथड, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एडॉप्टेशन टीचिंग मेथड, इम्प्रूविंग बेसिक स्किल, इम्प्रूविंग सोशल प्रोसीजर, इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमताओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिभाषा। तो बाइस और वेलेन आदि ने अधिगम न्यूनता के इस विशिष्ट क्षेत्र के लिए केवल उन बालकों के अध्ययन पर बल दिया जो सामान्य रूप से कम बुद्धि लब्धि वाले हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि कोई विद्यार्थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है और उसकी बुद्धि लब्धि न्यून है तो यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है कि उसकी अधिगम न्यूनता का कारण बुद्धि लब्धता की न्यूनता है। इन सभी धारणाओं एवं क्षेत्रों के समूहगत विश्लेषण के आधार पर सैमुअल कर्क ने इस प्रकार के बालकों को अधिगम अक्षम बालकों की संज्ञा प्रदान की। उसने बताया कि ये बालक अधिगम अक्षम इसलिए हैं क्योंकि इनमें न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता की समस्या एवं क्रियाशीलता का अभाव आदि सभी स्थितियां हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अधिगम अक्षमता को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने लिखा है कि एक बालक उस स्थिति में अधिगम अक्षम होता है जबकि उसमें शैक्षिक न्यूनता होती है। एक बालक उस स्थिति में अधिगम अक्षम होता है जब उसमें शैक्षिक न्यूनता होती है। इस शैक्षिक न्यूनता के कारण आंतरिक एवं बाह्य स्थिति के मानकीय परिणाम ही नहीं होते, वरन जिन परिस्थितियों में बालक शिक्षा प्राप्त करता है उसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसे विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। पहली परिभाषा हम हैमिल तथा लेग के देखते हैं। हैमिल तथा लेग के अनुसार अधिगम अक्षमता एक ऐसा मूल शब्द है जो बालकों के ऐसे समूह की ओर संकेत करता है जो कि सामान्य रूप से श्रवण, वचन, अध्ययन, लेखन, तर्क एवं गणितीय आदि योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई अनुभव करते हैं। दूसरा है श्रीमती आर के शर्मा ऐसे बालकों को परिभाषित करते हुए कहती हैं कि अधिगम अक्षम बालकों का आशय बालकों के उस समूह से है जो संवेदी, क्षतिग्रस्त, मानसिक विकलांगता, संवेगात्मक अस्थिरता, सांस्कृतिक विभिन्नता, अनुपयुक्त शैक्षिक वातावरण तथा सामाजिक क्रियाओं के व्यवधान आदि के
परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से अधिगम करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा उनका अधिगम स्तर सामान्य बालकों की तुलना में निम्न होता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम अक्षमता बालकों में अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारणों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक का अधिगम स्तर सामान्य बालकों की तुलना में निम्न होता है। बालकों की शैक्षिक न्यूनता के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि यदि कोई बालक अधिगम अक्षम है तो उसमें शैक्षिक न्यूनता होगी और शैक्षिक न्यूनता उसके आंतरिक एवं बाहरी मानकीय परिणाम के कारण नहीं, बल्कि उसमें शैक्षिक दशाओं की न्यूनतम उपलब्धता के कारण होती है। अब हम देखते हैं अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताएं। अधिगम अक्षम बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं? मन डेविस बोलफोर्ड ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। मन डेविस एवं बोलफोर्ड ये एक मनोवैज्ञानिक हैं। वो अधिगम अक्षमता को अधिगम अक्षम बालकों की मूलतः 3 विशेषताएं बताते हैं, जिसमें पहला है मानसिक योग्यता आंशिक होनी चाहिए तथा बुद्धि लब्धता 100 जिसमें विचलन होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में स्पष्ट अंतर पाया जाना चाहिए। अन्य दशाओं के रूप में शारीरिक, पारिवारिक एवं वातावरणीय दशाएं प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। क्लीमेंट मनोवैज्ञानिक ने अधिगम अक्षमता से संबंधित साहित्यों का विश्लेषण कर अधिगम नियोग्यता से संबंधित 99 विशेषताओं की एक सूची प्रस्तुत किया है, किंतु उसमें से 9 विशेषताएं ऐसी पाई गई जो अधिगम अक्षमता में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। ये 9 विशेषताएं हैं अति क्रियाशीलता, प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता। पहला है अति क्रियाशीलता, दूसरा प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता, तीसरा है सांवेगिक अस्थिरता, चौथा है सामान्य सामंजस्य का अभाव, पांचवा है अवधान समस्या, छठा है प्रोत्साहनीय समस्या, सातवां है स्मृति एवं चिंतन, आठवां है विशिष्ट शिक्षा संबंधी समस्याएं जैसे गणितीय, वाचन, अध्ययन, लेखन और अक्षर अथवा शब्द का ज्ञान का अभाव, और नौवां है तंत्रिकीय अथवा तरंगों से असामान्यता। तो 9 विशेषताएं हम क्या क्या देखें? अति क्रियाशीलता, प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता, सांवेगिक अस्थिरता, सामान्य सामंजस्य का अभाव, अवधान समस्या, प्रोत्साहन, स्मृति एवं चिंतन, व्यवहारिकता, विशिष्ट शिक्षा संबंधी समस्या, लेखन एवं अक्षर अथवा शब्द ज्ञान का अभाव तथा तंत्रिकीय अथवा तरंगों में असमानता। अब हम देखते हैं कि अधिगम असमर्थता का अर्थ क्या है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि अधिगम असमर्थता का अर्थ क्या है। हम अधिगम असमर्थता से क्या समझते हैं? अधिगम असमर्थता का अर्थ, अधिगम असमर्थ बालक वे बालक होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की दृष्टि से बहुत अधिक अक्षमता पाई जाती है। अधिगम असमर्थ बालक वे होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की दृष्टि से बहुत अधिक अक्षमता पाई जाती है। अधिगम अक्षमता से अभिप्राय बालक के सुनने, बोलने, समझने व पढ़ने लिखने संबंधी अपूर्ण योग्यता से है। ये अयोग्यताएं प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदित आदि दोषों के कारण नहीं होता, बल्कि ये दोष भाषा के प्रयोग करने व समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होता है।
इस प्रकार से अधिगम की दृष्टि से अक्षम बालकों द्वारा अधिगम के क्षेत्र में उसी प्रकार की कमियों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि एक शारीरिक रूप से विकलांग शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के संचालन में होता है। इस अधिगम असमर्थी बालक की परिभाषा यदि हम देखते हैं तो अमेरिका के अपंगों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1968 के अनुसार अधिगम असमर्थता की परिभाषा इस प्रकार है। बालकों की विशिष्ट अधिगम असमर्थता बालक के द्वारा भाषा को लिखने या बोलने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में एक अथवा एक से अधिक सुचारू रूप से प्रणाली का कार्य न कर पाना होता है। इस प्रकार की कमियों का मुख्य आधार सुनने, बोलने, समझने, विचार करने, पढ़ने, लिखने, गणना करने तथा शब्दों के विभिन्न वर्तनी दोष में कमजोरी का पाया जाना है। इस प्रकार की असमर्थता में शारीरिक बाधिता जैसे डायलेक्सिया अथवा एफेक्सिया का विकसित होने की दशा है। डायलेक्सिया और एफेक्सिया का बढ़ना, विकसित होना, जिसे इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें अधिगम संबंधी समस्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं, जो मुख्यतः दृष्टि अधिगम, शारीरिक अधिगम, मानसिक मंदता, भावनात्मक विक्षोभ तथा वातावरण का समुचित न होने के कारण है। अमेरिका की अधिगम असमर्थता की सहायक राष्ट्रीय समिति 1981 ने अधिगम असमर्थता की निम्नलिखित परिभाषा दी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों ने एक मत होकर स्वीकार किया है। अमेरिका की अधिगम असमर्थता सोसाइटी सहायक राष्ट्रीय समिति 1981 के अनुसार अधिगम जाति अथवा समुदाय से संबंधित शब्द है। अधिगम जाति अथवा समुदाय से संबंधित शब्द है जिसका तात्पर्य विभिन्न प्रकार की कमियों से है। इनका आधार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा गणितीय योग्यता के प्रयोग में और उनके प्राप्त करने में होने वाली महत्वपूर्ण कठिनाइयों से संबंधित हैं। ये कमियां किसी व्यक्ति के लिए आंतरिक होती है, जिनका मुख्य कारण शरीर के विभिन्न अंगों तथा नाड़ी संस्थान की व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से कार्य न कर पाना होता है। यद्यपि अधिगम असमर्थता अन्य शारीरिक अथवा मानसिक दोषों के कारण भी हो सकता है, जैसे इंद्रियों का क्षतिग्रस्त होना, मानसिक मंदता, सामाजिक तथा संवेगात्मक विक्षोभ या वातावरण के दुष्प्रभाव जैसे सांस्कृतिक भेदभाव, अनुपयुक्त या अपर्याप्त अनुदेशन, मानसिक कारण। इन दशाओं का या प्रभाव का फल सीधा नहीं पड़ता है। सन 1963 में सर्वप्रथम किर्क ने शब्द अधिगम असमर्थता का प्रयोग किया, अधिगम असमर्थता के विषय में लोगों को बताया। किर्क के अनुसार अधिगम असमर्थता वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं का विलंबित विकास है, जो संभवतः सेरिब्रल अकार्यपरकता के कारण या संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप होता है, न कि मानसिक मंदता, संवेदनहीनता, सांस्कृतिक या निर्देशनात्मक कारकों से होता है। कावेल और फोर्निस के अनुसार अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थी लोग सीख लेते हैं। चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि क्यों न हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में मास्टरी करना उनके लिए
कठिन चुनौती होती है। इन परिभाषाओं के उचित विश्लेषण के माध्यम से अधिगम अक्षमता के अर्थ और अवधारणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित बातें सामने आती हैं, जिनमें पहला है व्यक्ति विशेष की अधिगम अक्षमताओं को व्यक्ति की मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में व्यवधान डालने वाले एक विशेष प्रकार के विकारों के रूप में समझा जाना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति को इस प्रकार के विकारों का संबंध उसके स्वयं के अंदर निहित कारकों जैसे केंद्रीय स्नायु संस्थान की कार्य प्रणाली में असामान्यता या दोष से ही होता है। अधिगम अक्षमता इस प्रकार के बाह्य कारकों का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं माना जाता है, जैसे मानसिक मंदिता, इंद्रजनित दोष, संवेगात्मक उथल-पुथल, सांस्कृतिक पिछड़ापन व भूखमरी आदि बाह्य कारक अधिगम अक्षमता के प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं है। चौथा है, अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक आवश्यक रूप से किसी एक या एक से अधिक संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ी हुई अति विशिष्ट गहन अधिगम समस्याओं का शिकार होता है, जैसे किसी नई बात को समझने में असमर्थता, भाषा संबंधी संप्रेषण असमर्थता आदि। पांचवा है, जो बालक सीखने में थोड़ी मामूली कठिनाई अनुभव करते हैं उन्हें अधिगम अक्षम नहीं समझना चाहिए। अब हम देखते हैं अधिगम असमर्थता के क्या कारण हैं। अधिगम असमर्थता के कारण। अधिगम असमर्थता संबंधी कारणों को मोटे तौर पर 3 भाग में विभाजित किया गया है। अधिगम असमर्थता संबंधी कारणों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। अधिगम असमर्थता संबंधी कारणों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है जेनेटिक कॉज, वंशानुगत कारण, दूसरा है ऑर्गेनिक कॉजेस, जैविक कारण, और तीसरा है वातावरण संबंधी कारण, इन्वायरमेंटल कॉजेस। 3 कारण हैं, पहला वंशानुगत, दूसरा जैविक और तीसरा वातावरण संबंधी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक और इन्वायरमेंटल कॉजेस। पहला हम देखते हैं वंशानुगत कारण। अधिगम असमर्थता के पीछे कई बार वंशानुक्रम संबंधी बातों का काफ़ी योगदान होता है। परिवार में अधिगम समस्याएं व भावात्मक क्रिया होती है। लगभग 20% भावात्मक बालकों का कोई एक अभिभावक भावात्मक होता है। सिंड्रोम वाले बालकों में अधिगम बाधिता होने की संभावनाएं बाधित होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। दूसरा है जैविक कारण। अधिगम बाधिता न्यूनतम मानसिक अपक्रिया के कारण होती है। यह अपक्रिया केंद्रीय स्नायु तंत्र में उत्पन्न होती है। यह अपक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है, जिसमें पहला है दिमागी दोष या किसी दिमागी बीमारी के कारण। दूसरा है दुर्घटना के कारण मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है, या जन्म के पहले या बाद में ऑक्सीजन की कमी होने से न्यूरोलॉजिकल विकारों की वजह से मस्तिष्क में ऐसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं जिनसे अधिगम क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है जैविक रसायन असंतुलन की वजह से केंद्रीय स्नायु संस्थान विकारग्रस्त हो सकता है। बहुत से खाद्य पदार्थों में स्वाद व रंग के लिए जो रसायन मिलाए जाते हैं, उन्हीं के कारण जैविक रसायन असंतुलन पैदा होता है।
नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी तथा संदेशवाहक तंत्रिकाओं का कोई ऐसा आघात पहुंचना, कोई ऐसा चोट पहुंच सकता है जिसमें अधिगम संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, जिससे अधिगम संबंधी कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है पौष्टिक तत्वों विशेषकर आवश्यक विटामिनों की कमी बालकों में रुधिर निर्माण तथा प्रवाह को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करते हुए उनके केंद्रीय स्नायु संस्थान की कार्य प्रणाली को दोषपूर्ण तथा विकारग्रस्त बना सकती है। सभी मस्तिष्क संबंधी अपक्रिया अधिगम असमर्थता से संबंधित नहीं है और इसी प्रकार अधिगम असमर्थता भी मस्तिष्कीय अपक्रियाओं का परिणाम नहीं है। तीसरा है वातावरणीय कारण। वातावरणीय कारण वातावरण अधिगम असमर्थता के लिए जिम्मेदार तत्वों में प्रमुख तत्व नहीं है, फिर भी यह विकास की हर अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह जन्म से पहले ही या जन्म के बाद या जन्म के पहले हो या जन्म के समय हो या जन्म के बाद हो। जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में मिलने वाला दोषपूर्ण वातावरण जिसके अंतर्गत कुपोषण, नशीली दवाइयों का प्रयोग, मद्यपान आदि सभी बच्चे की स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे बालक की स्मरण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जन्म के समय, प्रसव के समय जटिलताएं पैदा होना, समय से पहले प्रसव होना व बालक के जन्म के समय उपलब्ध प्रतिकूल तथा हानिप्रद वातावरण परिस्थितियां तथा बालक के केंद्रीय स्नायु संस्थान में जन्म से ही किसी दोष या विकार का पाया जाना आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो बालक में अधिगम अक्षमता पैदा करते हैं। तीसरा है जन्म के बाद। जन्म के बाद बच्चों में अधिगम असमर्थता के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। जन्म के समय, जन्म के पूर्व बालक को कोई अधिगम असमर्थता प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जन्म के बाद कुछ कारक हैं, ऐसे कारक हैं जिनके प्रभाव से बालक में अधिगम असमर्थता आती है, जिसमें पहला है बालकों को आवश्यकता अनुसार उचित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध न होने के कारण। दूसरा है दोषपूर्ण शैक्षिक परिस्थितियां व वातावरण के फलस्वरूप बालक को अधिगम अर्जन हेतु आवश्यक पूर्व अनुभवों तथा अभिप्रेरणा की प्राप्ति न होने के कारण। तीसरा है बालक द्वारा मादक द्रव्यों तथा नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन के कारण, जैसे शराब, अफीम, हेरोइन आदि। चौथा है कुपोषण। शिशु अवस्था में बच्चों को पर्याप्त पोषण न मिलने के कारण, किसी भयंकर बीमारी के कारण। और छठा है दिमागी चोट या कोई दुर्घटना जिसके कारण केंद्रीय स्नायु संस्थान प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट है दिमागी चोट या कोई दुर्घटना जिसके कारण केंद्रीय स्नायु संस्थान प्रभावित होते हैं इत्यादि। और लास्ट है पारिवारिक परिस्थितियां, उपलब्ध शिक्षकों की अपनी कमियों की वजह से बालकों को पर्याप्त शिक्षा न मिलने व उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण बच्चों में अधिगम असमर्थता पैदा होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से हम देखते हैं कि अधिगम असमर्थता अनेक कारण से बालकों में पैदा होती है। अधिगम असमर्थता द्वारा बालक को हर प्रकार का विकास कम हो जाता है। बालक का हर तरफ से विकास जो है वह कम हो जाता है। तो अधिगम असमर्थता के कारण में हमने क्या देखा? आनुवंशिक, जैविकीय और वातावरणीय कारण। इसके अलावा जन्म से पूर्व, जन्म के समय और जन्म के बाद की कुछ अवस्थाओं के कारण भी बालक में अधिगम असमर्थता उत्पन्न होती है।